नमस्कार। मुद्दा गर्म है कि खास अंश परिवार तूने ये क्या किया, उसके साथ मैं हूं रश्क गौरी। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो समाज की मनोवैज्ञानिक संरचना और युवाओं की ओर से अपनी जिंदगी का फैसला खुद लिए जाने से उपजे उस द्वंद्व का टकराव से जुड़ा हुआ है। आज की हमारी इस चर्चा के पीछे की वजह मध्य प्रदेश में हुई दो घटनाओं से जुड़ी है। चलिए, पहली घटना उज्जैन की है, जब दूसरी घटना है वो ग्वालियर की है। सबसे पहले बात करेंगे कि दोनों ही इन मामलों में बेटी के फैसले से नाराज होकर उसके परिवार वालों की ओर से अपने सारे संबंध तोड़ लेने का ये फैसला लिया जाता है। उज्जैन में पिता ने अपनी बेटी के दूसरे जाति के युवक के साथ भागकर शादी कर लेने से इस कदर व्यथित हो जाता है कि वो उसे मरा घोषित करके न केवल अपने इस फैसले का ऐलान शोक पत्र छपवाकर करता है, बल्कि पिंडदान करके गांव वालों को शांति भोज भी देता है। तो वहीं बेटी के प्रति परिवार की नाराजगी से जुड़ा दूसरा मामला ग्वालियर से सामने आया है, जहां एक बेटी की मौत हो जाने के बाद उसकी दादी उसकी लाश लेने से ही इनकार कर देती है। अत्यंत दुख के साथ लिखने में आता है कि वर्दी राम जी की पुत्री एवं रघुनंदन की छोटी बहन मेघा का स्वर्गवास दिनांक 5 मार्च 2025 वार शनिवार को हो गया है, जिनकी आत्म शांति हेतु उत्तर कार्य निम्न अनुसार रखा गया है। मेहमान बुलावा एवं गौरनी चैत्र कृष्ण 2 दिनांक 16 मार्च 2025 वार रविवार। शांति भोज चैत्र कृष्ण 2 द्वितीय 16 मार्च 2025 वार रविवार। समय प्रातः 10 बजे। स्थान धाकड़ धर्मशाला। इस शोक पत्र में वर्दी राम जी की जिस मेघा नाम की बेटी के स्वर्गवासी होने का जिक्र है, उसकी मौत की वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। असल में इस बेटी की दैहिक नहीं बल्कि लौकिक मौत हुई है। जी हाँ, हैरान मत होइए, मेघा जिंदा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मेघा जिंदा है तो भला उसकी मौत का शोक पत्र क्यों छपा गया, और वो भी उसके पिता की ओर से। तो चलिए आपको ये माजरा तफसील से समझाते हैं, जिसके लिए आपको मेघा के गांव चलना होगा। गांव घुड़ावन, तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। ये है मेघा का वो घर जहां उसकी कथित मौत के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए भोज हुआ। तस्वीर पर चढ़ी फूलों की माला और उसके पास गमगीन चेहरे लिए बैठे लोग। तो जैसा हम आपको बता चुके हैं कि मेघा अभी जिंदा है, तो फिर सवाल उठता है कि फिर उसकी मौत का आखिर ये तमाशा क्यों, मातम पुरसी का ऐसा सार्वजनिक ढिंढोरा क्यों? इस सवाल का जवाब जानने की उत्सुकता आपको भी होगी। तो दरअसल इस सवाल का जवाब शोक पत्र में ही लिखा है। इन लाइनों पर आप भी गौर फरमाइए। मेरी पुत्री मेघा ने दीपक पिता मदन लाल बैरागी घिनौदा वाले से भागकर शादी कर ली है, इसलिए हम गौरनी का कार्यक्रम रख रहे हैं। किसी भी पिता के लिए अपनी जीवित बेटी को यूं मरा घोषित करना इतना आसान नहीं होगा। पिता की नजर में बेटी का परिवार की मर्जी के बिना शादी कर लेने का कदम सामाजिक मान सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा के खिलाफ है। पिता तो इस मामले में कुछ बोलने के लिए राजी नहीं है, लेकिन समाज से जुड़े लोग की राय भी बेटी के फैसले के खिलाफ है। सरकार से निवेदन भी करता हूं कि इस प्रकार की कोई नियम बनाए ताकि बच्चे कुछ भी 22 साल की उम्र तक या बिगैर माता पिता की सहमति से इस प्रकार के काम ना हो, जिससे माता पिता को बड़ा दुख हो, क्योंकि माता पिता एक बच्चे को बड़ा करने में खून पसीने की मेहनत लगती है और इस प्रकार के कृत्य होते हैं, तो चिंता का और दुख का विषय है। अपनी संतान के लिए पिता का जो योगदान होता है वह अतुल्य होता है। हमने सनातन में, हमारी परंपराओं में देखा है कि पिता अपने पुत्रों के लिए, पुत्री के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, किंतु ये एक पुत्री का इस प्रकार से अपने पिता के साथ व्यवहार करना निंदनीय है और सनातन परंपराओं के विरुद्ध और विपरीत है। सामाजिक मान मर्यादा की दुहाई देने वाले परिवार ने जहां बेटी को अपने लिए मरा मान लिया, वहीं समाज ने सोशल मीडिया में पोस्ट करके लोगों को आगाह किया। इस हिदायतनामा की लाइनों पर गौर करिए।
बड़े चिंतन का विषय है कि आज समाज के बालक बालिकाएं आधुनिकता को विनाश का साधन बनाए बैठे हैं, जहां आधुनिक संचार उपकरणों का दुरुपयोग कर एवं माता पिता की विनम्रता और सहजता का फायदा उठाकर समाज एवं परिवार की मान मर्यादा का ध्यान रखें बगैर अंतर जाति विवाह कर लेते हैं, जो समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। परिवार और उसका जाति समाज बेटी की गुस्ताखी को अपने मान सम्मान से जोड़ते हुए भले इसे नाकाबिले कबूल बता रहा है, लेकिन समाज के ही एक बड़े वर्ग की नजर में पिता की ओर से उठाया गया एक कदम दकियानूसी सोच से ज्यादा कुछ नहीं है। विवाह जो है वो आचार्य और माता पिता के अधीन होना चाहिए। जो विवाह माता पिता आचार्य के अधीन होते हैं उन संबंधों में मधुरता होती है, प्रेम होता है। बहरहाल इंटरकास्ट मैरिज वर्सेस लव मैरिज को लेकर समाज की अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन बदलते दौर के साथ आज जब समाज आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा को आत्मसात कर चुका है, अंतरजातीय विवाह से नाराज होकर बेटी का जीते जी पिंडदान कर देना वाकई हैरान करने वाली खबर है। इंद्रेश सूर्यवंशी, IBC 24, उज्जैन। परिवार और बेटी के रिश्ते के आपसी टकराव और द्वंद्व का कुछ ऐसा ही एक और मामला ग्वालियर से भी सामने आया है। यहाँ भी वजह सामाजिक पारिवारिक मान सम्मान और मर्यादा से जुड़ी हुई है। ये कहानी ग्वालियर से भावना सिंह की है। भावना के माता पिता की कुछ साल पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी। माँ बाप की मौत के बाद उसकी परवरिश उसकी दादी ने की, लेकिन कुछ साल पहले भावना सिंह परिवार वालों को बिना कुछ भी बताए ग्वालियर से चली गई। बाद में भावना ने फोन पर दादी से संपर्क किया, लेकिन वो किसके साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही है ये बात उसने दादी को नहीं वो बताती थी। इधर इस घटना में तब सनसनीखेज मोड़ सामने आता है जब इंदौर में एक लड़की की गोली लगने की वजह से मौत हो जाती है, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ग्वालियर की वही भावना सिंह थी जो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए ग्वालियर छोड़कर चली गई थी। पुलिस ने दादी और परिवार वालों को मौत की जानकारी दी तो परिवार ने उसकी लाश लेने से इनकार कर दिया। अगर उसकी बॉडी आपको दी जाती है तो उसकी बॉडी आप लेंगे या नहीं? मैं नहीं ले रही सर, मेरा लड़का मुझे घर में से निकाल देगा। जब वो जिंदगी पे नहीं बात करने देता तो हमारे पे कौन करेगा? मेरे को निकाल देगा। एक दिन मैं बात कर रही थी तो मेरे मोबाइल तोड़ कर फेंक दिया। मेरा आदमी भी नहीं करने देता बात। तो चलिए इस बेहद ही खास चर्चा में हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है। आइए तारुफ आपका करवाती हूँ मैं। नेहा तिवारी हैं, मिसेस सेंट्रल इंडिया शी राइस क्लब की संस्थापक हैं, बहुत स्वागत है आपका। तनुज दीक्षित सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, तनुज जी बहुत स्वागत है। पंडित धीरेन्द्र पांडे पुरोहित आर्य समाज संस्था से हैं, आपका भी बहुत स्वागत है पुरोहित जी। अर्पित सिंह ठाकुर प्रदेश और संयोजक हिंदू धर्म सेना से हैं, अर्पित जी आपका भी बहुत स्वागत है। राम प्रकाश त्रिपाठी समाज शास्त्री और साहित्यकार है, राम प्रकाश त्रिपाठी जी आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो अर्पित जी मैं आपका ही रुख कर रही हूँ कि हम देख रहे हैं कि हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा परिवेश ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पर हम ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजेक्शन जैसे पीरियड में हैं। हम चांद पर जाकर चंद्र नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम फिर भी अंतरजातीय विवाह को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? हम चांद पर जाकर चंद्र नमस्कार कर रहे हैं ना, हम चाहे चांद पर जा रहे हैं लेकिन हम अपनी संस्कृति से तो जुड़े हुए हैं। हम चांद पर जाकर चंद्र नमस्कार ही कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम चांद पर जाके फूड पार्टी कर रहे हैं या किसी प्रकार की अन्य कोई पार्टियां कर रहे हैं जिससे हमारे धर्म का या हमारे देश का कोई गलत मैसेज कहीं पर जाए। तो फिर हम ये पश्चिमी जो सभ्यता है हम उसको क्यों अपना रहे हैं? मतलब आपको ये लगता है अंतरजातीय विवाह पश्चिमी सभ्यता का परिणाम है? मैरिज है या परिणाम है। अंतरजातीय जो भी ये विवाह है ये अंतरजातीय विवाह बस नहीं बोलेंगे इसको एक। ठीक है, नेहा तिवारी जी आप भी क्या इस बात से सहमत हैं यहाँ पे अर्पित जी की बात से कि अंतरजातीय विवाह पश्चिमी सभ्यता का परिणाम है और जिसकी वजह से जो घटनाएं हमारे समाज में घटित हो रही हैं वो उसकी ही देन है?
मैं बिल्कुल भी इनकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं और जो पेरेंट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं आज का जो समाज हम देख रहे हैं, बच्चों को पेरेंट्स को और पेरेंट्स को बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप वेल सेटल हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अंतर जातीय विवाह में कुछ भी दिक्कत है। पेरेंट्स के सामने पहली प्रॉब्लम आती है समाज, दूसरा प्रॉब्लम आती है कि उनके बच्चे सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे, कहीं उनको आगे जाके किसी दूसरे समाज में जाके परेशानी तो नहीं होगी, क्योंकि उनके रिचुअल्स अलग होते हैं, उनके ट्रेडिशन अलग होते हैं। तो दो प्रॉब्लम पेरेंट्स के सामने आती हैं। तो मैं पहला मैसेज जो पेरेंट्स को देना चाहूँगी वो ये है, जो मैंने नेट में कहीं स्क्रॉल करके पढ़ा हुआ था, कि जब आप शादी करते हैं तो 500 लोगों को इन्वाइट करते हैं और 500 लोग आपके घर आके खाते हैं, बट जब आपको ब्लड की जरूरत पड़ती है तो आपको 4 लोग भी इकट्ठे नहीं होते हैं। तो आपको समाज की परवाह क्यों करना है? अगर आपके बच्चे आपके पास कुछ सवाल लेके या कुछ अपनी परेशानी लेके आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली उनको समझना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, जिससे आगे ऐसी परेशानियां नहीं आएंगी उनको। बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि यहाँ पे है ना, मैं देख रही हूँ और हम लगातार, हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि यहाँ पे द्वंद्व है, 2 पीढ़ियों की सोच के टकराव में ये द्वंद्व है। तनुज जी, संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देता है कि आप स्वतंत्र हैं अपनी स्वेच्छा से अपना जीवन साथी चुनने के लिए, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो मामले सामने आ रहे हैं, और ये जो मामला सामने आया, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 4 साल पहले हमने कमोबेश यही स्थिति उज्जैन में देखी, उसके बाद हमने जबलपुर में देखी, फिर महाराष्ट्र में देखी, फिर हम हरियाणा में, तो इस तरह की स्थिति देखते ही रहते हैं। क्यों, मतलब चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं आज तक, क्या वजह देखते हैं आप? देखिए, ये सामाजिक सुधार और सामाजिक स्तर पर इसमें सोच के एक परिवर्तन की बेहद आवश्यकता है। सन 1954 से 1954 से लगातार इस देश में स्पेशल मैरिज एक्ट, इस तरीके का एक कानून है जो इंटरकास्ट और अंतरजातीय विवाह जिसे हम बोलते हैं, ऐसी चीजों को प्रोत्साहन करता है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर करके एक स्कीम, इंटरकास्ट मैरिज स्कीम जो है वो चलाई जाती है, जिसमें तकरीबन ऐसा, जिसमें से लड़का या लड़की किसी एक का एससी कैटेगरी से होना बेहद आवश्यक होता है और उसमें 2.5 लाख रुपए तक की सहयोग राशि दी जाती है। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि यहाँ पे भी दी जाती है प्रदेश सरकार के द्वारा भी, और लगभग ये भी 2.5 लाख रुपए के आसपास की राशि यहाँ पर भी है। देखिए, इससे बेहद स्पष्ट है कि आर्टिकल 21 जो हमें फ्रीडम देता है हमारी जिंदगी हमारे हिसाब से जीने के लिए, वो उसके ऊपर आधारित एक कानून हमें हमारा लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए भी पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन तनुज जी, कानून अधिकार दे रहा है, लेकिन सोसाइटी क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रही? ये सबसे बड़ा एक हम देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी चिंतनीय चीज है कि सोसाइटी, पहले ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी ने अंतरजातीय विवाह किया हो, इससे पहले भी हमने अपने इतिहास में देखा है कि कई अंतरजातीय विवाह हो चुके हैं, कई लव मैरिज हो चुके हैं, हमारा इतिहास पटा पड़ा है। बावजूद उसके एक्सेप्टेबिलिटी आज भी उतनी ही है जितनी उस काल में होती थी। लौटूंगी आपके पास, राम प्रकाश जी, आपका रुख कर रही हूँ। क्या वाकई में आप ये महसूस करते हैं कि एक बार फिर से सामाजिकरण दुरुस्त होने की जरूरत है? क्योंकि हम देख रहे हैं, हमने ग्वालियर का भी मामला देख लिया कि वहां पे किस तरह से बेटी बिना बताए घर से चली जाती है और अब उसके जो परिजन है उसकी लाश लेने से भी इनकार कर रहे हैं। तो दूसरी जगह मतलब बेटी के जीते जी यहाँ पे मृत्यु भोज यहाँ पे दे दिया गया। तो आपको नहीं लगता कि एक नए तरह का एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है जो आने वाले समय में समाज के लिए घातक होगा? बेशक समाज के लिए बहुत घातक होगा। और एक बड़ी दिक्कत यह है कि हम वयस्कता का सम्मान करना हमने छोड़ दिया है, हमारी पीढ़ी ने छोड़ दिया है। हम वयस्कता को महत्व ही नहीं देते, जबकि संविधान वयस्क होने के बाद सारे अधिकार देता है। और ये कोई विवाह जो है, ये विवाह पुराना है, जाति बहुत बाद की है। जाति का प्रचलन तो बहुत बाद को शुरू हुआ था। मानवीय संबंध और संतान पैदा करना और विवाह करना, ये तो इस संस्था के यानी जाति की संस्था से बहुत पहले की बात है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो संकीर्णता बढ़ती जा रही है जाति के नाम पर, ये संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। और अंतरजातीय विवाह कब नहीं हुए हैं? बड़े बड़े राजाओं में, महाराजाओं में, बड़े बड़े लोगों में, तमाम सारे लोगों में अंतरजातीय विवाह होते रहे हैं। और अगर हम धार्मिक परंपराओं को देख लें, पुराणों को देख लें, तो उसमें ये सब पाटा पड़ा है। इसलिए मुझे लगता है कि अंतरजातीय विवाह तो बिल्कुल स्वीकार किया जाना चाहिए और मेडिकली भी
और अगर दो तरह की नस्लें या दो तरह के जो कहना चाहिए जो रक्त इजराइल में होता है, इजराइल में वहां पे धर्म जाति नहीं देखी जाती है, वहां पे डीएनए टेस्ट कराया जाता है, इजराइल में ऐसे ही होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इजराइल में क्या है, सोवियत संघ में भी होता है, कई जगह होता है, रूस में होता है और तमाम सारे देशों में होता है। जी बिल्कुल। पंडित धीरेन्द्र पांडे जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि आप तो आर्य समाज में कई आपके पास, क्योंकि आप वहाँ पे शादियाँ करवाते हैं, कई ऐसे जोड़े भी आते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्या देखते हैं, किस तरह के लोग वहाँ पे आते हैं? क्योंकि हमने कई बार देखा है कि शादियाँ तो लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद माता पिता आते हैं कि भाई हमको शादी को यहाँ पे ख़त्म करना है, मतलब हमें इसको कंटिन्यू नहीं करवाना है। तो इस स्थिति में कैसे काउंसलिंग की जाए और कैसे समाज में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े? क्योंकि हमने दोनों ही केस देखे, एक जहां बेटी ने जाहिर सी बात है घर वालों से बात की होगी और जब घर वाले नहीं माने तब उसने जाके शादी की। दूसरी स्थिति हम ये देख रहे हैं कि बेटी बिना बताए घर से चली जाती है, घर वालों को कुछ पता नहीं रहता है कि कहाँ है, क्या है, किसके साथ है, क्या कर रही है, और अचानक से उसके मरने की जानकारी मिलती है। अब उसकी लाश लेने से भी उसके जो परिजन है वो इनकार कर रहे हैं। तो इन दोनों ही केसों के किस तरह से परिणाम आप देख रहे हैं और कैसे हम इनको सुधारेंगे? देखिए, अंतरजातीय विवाह होने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति अनमेल विवाहों में होती है। जहाँ अनमेल विवाह होते हैं, जहाँ दोनों के गुण कर्म स्वभाव मेल नहीं खाते हैं, और वहाँ पर ये दिक्कतें आती हैं। आज लोगों ने स्वीकार किया है और खूब अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं और परिवारों की सहमति से हो रहे हैं। ठीक। तो सब जगह ऐसी दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत एक तो कुसंस्कारों की है। इसमें केवल आप बच्चों के ऊपर छोड़ दें कि वही दोषी हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। अभिभावकों को भी संस्कारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, और अगर अपनी संतानों को संस्कारित करते हैं तो वो ऐसा कदम कभी भी नहीं उठाएंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने एक संस्कारों की पद्धति बनाई थी और हम लोगों ने वो संस्कार धीरे धीरे छोड़ दिए हैं। आज 16 संस्कारों को ऋषियों ने लिखा है, और अगर आप किसी से पूछे 16 संस्कारों के नाम बता दीजिए, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आज के युवा पीढ़ी के लोग बता पाएंगे। और हमारे यहाँ देखिए कितनी अच्छी परंपरा है कि जन्म से पहले के 3 संस्कार हैं, और चौथा संस्कार जो है जन्म होते ही होता है। और ये इतने महत्वपूर्ण संस्कार हैं जहां ऋषि कहते हैं कि आप अपनी इच्छा अनुसार संतानों को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें संस्कारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, और संतानों को अपने संस्कारों से पल्लवित करेंगे तो वो ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। ठीक। केवल आज की युवा पीढ़ी दोषी नहीं है, अभिभावक जो है वो भी दोषी परवरिश है। मतलब कुल मिला के है कि जिस तरह से जो परवरिश हो रही है और बच्चों का जिस तरह से जो सामाजिकरण हो रहा है उसमें भी दोष है, जिसकी वजह से इस तरह के जो परिणाम है वो सामने आ रहे हैं। अर्पित जी, यहाँ पे आपने सुना ही होगा कि पंडित धीरेन्द्र पांडे जी कह रहे हैं कि मतलब दोषी सिर्फ बच्चे नहीं है, दोषी दोनों पक्ष हो, जिसकी वजह से इस तरह के जो परिणाम हम समाज में घटते हुए देख रहे हैं। आप बताइए, मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ, मेरा सीधा सवाल है कि आपको दिक्कत किस चीज से है? अंतरजातीय विवाह से दिक्कत है, लव मैरिज से दिक्कत है, या फिर एक जो जाति विशेष के लोगों के साथ शादी करने से दिक्कत है? किसी एक समुदाय के साथ जब ये अंतरजातीय विवाह होता है उससे दिक्कत है? देखिए, मुझे दिक्कत है किसी एक समुदाय के साथ जो ये विवाह होता है उस चीज से मुझे दिक्कत है। पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा कि माननीय पंडित जी ने कहा कि दोनों पंडित जी धीरेन्द्र जी ने जो कहा कि दोनों की गलतियां रहती हैं, माता पिता भी उतने ही गलत हैं जितने कि बच्चे गलत हैं। तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को जानबूझ के आग में झोंक देगा?
क्या कोई भी माँ बाप आज जिसने अपने बच्चे को 18 साल 19 साल परवरिश की है, जिसने अपनी लड़की की 18 साल 19 साल परवरिश की है, अचानक उनकी लड़की उनके मुंह पे कालिक पोत के भग जाए और भाग के किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शादी कर ले जिसका परिणाम माँ बाप को पता है, समाज को पता है, आपको पता है, मुझे पता है कि सूट केसों में लाश मिलती है या कहीं और लाश मिलती है। ये सिर्फ लड़कियों पे ही क्यों लागू है, लड़कों पे क्यों लागू नहीं है? द्वंद्व तो दोनों जगह है ना, लागू तो फिर दोनों जगह होना चाहिए। घर के परिवार की इज्जत जो है, घर के और मैं बता रहा हूँ ना, घर के और परिवार की इज्जत हम किसको कहते हैं? घर के और परिवार की इज्जत हमारी बिटिया होती है, अच्छा। हमारी लक्ष्मी होती है जो हमारे घर की होती है। एक लड़की अगर विवाह करके जाती है तो वो सिर्फ मतलब एक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लड़कियों पे है। नेहा जी, आपकी प्रतिक्रिया? नेहा जी। बिल्कुल ऐसा कुछ भी, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि लड़कियों के ऊपर दो परिवार की जवाबदारी होती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो आज का समाज जो हम दो परिवार की नहीं होती है, 2 से अधिक परिवारों की होती है, करना पड़ेगा जितना हम लड़कियों को करते हैं। अगर लड़की जवाब बिल्कुल होती है, लेकिन उसके साथ लड़के भी तो चलते हैं ना। कल के दिन वही बेटी 2 लड़कों को जब जन्म देती है तो क्या उसकी जवाबदारी नहीं बनती उसको उसी तरीके की शिक्षा देने की कि आगे जाके आप दूसरी लड़कियों को भी इतने अच्छे से रख सकें, या दूसरी लड़कियों को भी आप एक ऐसा समाज दे सकें कि वो ना सिर्फ 2 परिवारों को, बाकी पूरे सिर्फ 2 परिवार को नहीं, वो तो पूरे समाज को लेके चल रही है। तो समाज की जवाबदारी सिर्फ लड़की नहीं होती, लड़के भी होते हैं। राम प्रकाश जी, हमने देखा है कि ददेहाल पक्ष की भी आती है, बात ददेहाल पक्ष की भी आती है। नहीं, लेकिन दिक्कत तो ये भी है ना, मैं बोल रही हूँ ना कि सिर्फ लड़कियां 2 परिवार नहीं, पूरे समाज को लेके चलती है। देखिए अर्पित जी, नेहा जी वही कह रही है कि जब अगर महिला के ऊपर, लड़की के ऊपर जिम्मेदारी है तो फिर पुरुष के ऊपर, लड़की के ऊपर जिम्मेदारी क्यों नहीं? भागीदारी तो दोनों की ही है ना, आप एक पक्ष को तो गलत नहीं ठहरा सकते। है ना, साथ निभाने के लिए पुरुष तो है ना। आज बहुत एक सिंपल सा फैक्ट है कि अगर विवाह जो है वो समाज को, परिवार को साथ में बैठाकर किया जाए, कि अगर लड़की पक्ष की तरफ से भी पूरा परिवार बैठ रहा है, लड़के पक्ष की तरफ से भी पूरा परिवार बैठ रहा है, तो कल को अगर कोई अनबन होती है या किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में क्रिएट होती है तो उसका कोऑर्डिनेशन उन दोनों के बीच में एक समन्वय बैठाने का काम परिवार करता है। न्यूज चैनल और अखबार की सुर्खियां भरी पड़ी हुई है। अरेंज मैरिज में किस तरह से मतलब द्वंद्व चलता है, किस तरह से अरेंज मैरिज वाले जो कपल हैं वो किस तरह से कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, तलाक लेते हैं। ये अगर इतने ही अरेंज मैरिज वाले रिश्ते और माता पिता लीजिए ना, माता पिता के बनाए हुए रिश्ते भी और तय किए हुए रिश्ते भी इतने सफल होते तो शायद तलाक के मामलों में इजाफा नहीं हो रहा होता। तनुज जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में? मैं बताऊं, लगभग 7.25 लाख से ज़्यादा डाइवोर्स के केसेस इस देश में रजिस्टर्ड है फैमिली कोर्ट्स के अंदर, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। ये बात देखिए, यहाँ यही लोगों की सोच हमें बदलना है। जो जेंडर इक्वालिटी की बात हमारे देश में की जाती है, बातें तो बहुत होती है, हम लोग बात करते हैं विमेंस को आगे लेकर आने के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए सारी बातें होती है, देखने को कहाँ मिल रही हैं। ये सोच बदलने की बेहद आवश्यकता है। आज के समय में सिर्फ औरतें जिम्मेदार नहीं है हर चीज के लिए, पुरुषों की भी बराबरी से जिम्मेदारी है। और ऐसे जो मामले होते हैं, देखिए इसमें तो सबसे बड़ी चीज, अगर कोई अंतरजातीय विवाह हो रहा है तो पूर्ण रूप से तो प्रेम प्रसंग के चलते ही हो रहा है ना। तो अगर जहाँ प्रेम है, वहाँ संबंध है, तो देखिए उसके परिणाम चाहे अच्छे हो बुरे हो, उसके लिए वो कॉन्सिक्वेंसेस तो वो जाने जो आपस में शादी कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इंटरकास्ट मैरिज को गलत ठहरा देंगे। ये तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की चीजें, देखिए चुनौतियां हर चीज में है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि उस चीज को गलत ही माना जाए। जी ठीक, राम प्रकाश जी, क्योंकि दोनों ही मामले हमारे सामने हैं। एक तरफ जहां बेटी का उसकी अंत्योष्टि उसके जीते जी कर दी जाती है, क्या ये सही है? और दूसरा एक और पहलू ये भी है, ग्वालियर का जो घटनाक्रम है कि बच्ची अपने घर में बिना बताए कहीं चली जाती है और परिजनों से संपर्क नहीं करती है, फिर उसकी लाश मिलती है, उसके मरने की खबर मिलती है, अब परिजन उसकी डेड बॉडी लेने से इनकार कर रहे हैं। इन दोनों ही घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक बात इस पूरी बहस में ध्यान में रखनी चाहिए कि हम पुरुष सत्तात्मक समाज के अंदर रह रहे हैं। हमारे यहाँ पुरुष की प्रधानता है, हमारे यहाँ सोच और नियम
जिस तरह से देखे जाते हैं, सोच और नियम हमेशा पुरुष के नजरिए से देखे जाते हैं और बनाए जाते हैं, और उसी तरह से काम होता है। स्त्री की उसके अंदर भूमिका न्यूनतम होती है। अगर कर लेती है शादी, सबसे पहली बात तो यह कि अगर माता पिता से लड़की शादी करने के लिए कहती है, प्रेम विवाह के बारे में स्वीकृति के लिए करते हैं क्या वो? और दूसरे जो पारंपरिक विवाह हैं, इन पारंपरिक विवाहों के अंदर कितनी सारी कुरीतियां हैं, दहेज है, दहेज शोषण है, और तमाम सारी दुनिया भर की कुरीतियां हैं जो जिन्हें हम कहते हैं ना कि बिल्कुल सेटल्ड मैरिज है। सेटल्ड मैरिज में कितनी गड़बड़ियां हैं, इनको भी तो ध्यान दीजिए। आखिर मनुष्य को अपनी जिंदगी गुजारनी है और अपना जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ अगर जीवन गुजारना है तो उसमें क्यों आड़े आना चाहिए परिवार को? और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी कही थी, फिर कहता हूं कि बच्चों की वयस्कता का और उनकी इच्छा का ध्यान रखना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर बच्चों की मैच्योरिटी और जब वो बालिग हो गए हैं उनकी इच्छाओं का हम ध्यान रखते हैं तो फिर हमें ये ग्वालियर का जो प्रकरण है, ऐसे भी प्रकरण सामने आते हैं। और इस स्थिति में फिर माता पिता क्या करें? देखिए, अपवादों से नियम नहीं बन सकता। उदाहरणों के केवल इक्के दुक्के उदाहरणों के कारण ये बातें नहीं बन सकती, और सारी चीजें सारा पक्ष हमारे सामने आता नहीं है। आमतौर पर माता पिता के पक्ष को जो अपनी नकली जो सामाजिकता होती है और सामाजिक प्रतिष्ठा होती है उसके आधार पर सारी की सारी बातचीत करते हैं। और हम आमतौर पर उन्हीं की बातों को हम मेच्योर मान लेते हैं और बच्चों के निर्णय को इम्मेच्योर मान लेते हैं। ये सोचने का तरीका गलत है, और अगर बच्चे मेच्योर हैं तो उनकी मेच्योरिटी का सम्मान किया जाना चाहिए और उनकी इच्छाओं का और उनके निर्णयों का भी सम्मान किया जाना चाहिए। अर्पित जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जिस तरह से एक बेटी का जीते जी अंतिम संस्कार कर दिया गया, क्या आपको लगता है कि ये सही किया गया है? इस पे आपको नहीं लगता कि हमें चिंता व्यक्त करनी चाहिए? देखिए, एक बेटी का जीते जी उस बेटी ने मान मर्यादा सोची थी कि उस बाप पे उस वक्त क्या बीती होगी जिस वक्त उसने ये कदम उठाया। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, जैसा कि वकील साहब ने एक आंकड़ा दिया कि 8.5 या 8.25 लाख जो डिवोर्स केस लगे हुए हैं उसमें से कितने केसेस लव मैरिज के हैं या कितने केसेस जो हैं वो अरेंज मैरिज के हैं। तनु जी, आंकड़ा दे दीजिए कितने केसेस यहाँ पे। अर्पित जी को आंकड़ा चाहिए कि 8.5 लाख केसेस जो डिवोर्स के यहाँ पे फाइल हुए उनमें से कितने लव मैरिज के और कितने अरेंज मैरिज के हैं। 73% के ऊपर जो है अरेंज मैरिज के मैटर्स होते हैं। 73% रेट है। आंकड़ों की बात ना करें, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि विवाह को आप अंतरजातीय विवाह को गलत नहीं ठहरा सकते। एक बार वकील साहब को एक बार अध्ययन की जरूरत है, एक बार रिवाइज कर लें। आंकड़ों में शायद गलती है। तनु जी, आपको रिवाइज करने के लिए बोल रहे हैं। गलती नहीं, अगर आपके पास सही डाटा हो तो आप दीजिए। आप नहीं उनको अगर बताइए, फिर आंकड़े बताइए। अर्पित जी, बात करने से कुछ नहीं होता, हमें तो जो रिवाइज्ड है हमारा। आप आपके आंकड़े बताइए, आपके पास क्या डाटा है। अर्पित जी, शो योर डेटा। अरे भाई, आप बता रहे हैं। आज भी अगर आप गूगल करेंगे, गूगल में आप सिर्फ लिखिएगा लव मैरिज, तो उसमें सबसे पहला आता है लव मैरिज के नुकसान। सकते हैं मेरे पास तो आप नहीं, आप ऐसे क्यों लिख रहे हैं? आप आंकड़े देखिए। आपने डाइवोर्स रेट में ये पूछा कि कैसे बोल सकते हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं? हुए हैं उसके अंदर कितने आंकड़े लव मैरिज के हैं। आपने ये सवाल पूछा तो उस स्टडी को भी आप देखिए, फिर आप देखिए। जो लव विद अरेंज होते हैं, मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता तो रहा हूँ आदरणीय, आप सुनने की क्षमताएं रखें। मैं कह रहा हूँ आप डाटा दीजिए। कंडीशन एक सिंपल सी है कि जो आप आंकड़े बता रहे हैं उस आंकड़े आपका डाटा दीजिए। उस आंकड़े में जो लव, आप अरेंज मैरिज के आंकड़े बता रहे हैं, उस आंकड़े में लव विद अरेंज भी है। जो लव मैरिज को दोनों परिवारों की सहमति से अरेंज किया जाता है, उस मैरिज के नहीं होता है, ये आंकड़े भी जुड़े हुए हैं। अगर सिर्फ सिंपल मैरिज को बोलेंगे, देखिए आपकी भाषा में
आपकी भाषा में अर्पित जी लव मैरिज का तात्पर्य है, आपकी भाषा में कुछ और होगा। यहाँ पर बात मुद्दा है इंटर कास्ट मैरिज और सेम कास्ट मैरिज का, सिर्फ उस मुद्दे पे चर्चा है। ये उसके आंकड़े हो सकते हैं। आपका जो आंकड़ा है वो लव मैरिज से संबंधित है। लव मैरिज आपकी सेम कास्ट में भी हो सकती है और वो डाटा भी आपके पास एक्यूरेट नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर डिबेट में उसको प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है नेहा जी, क्या जनरेशन गैप के चलते माता पिता और बच्चों के बीच में टकराव हो रहा है, जिसकी वजह से हम ये स्थिति देख रहे हैं? क्योंकि हम तो देख रहे हैं अर्पित जी, तो उनका तो एक प्रोमिनेंट स्टेटमेंट है कि जो बच्चे कर रहे हैं और खासकर जो बच्चियां कर रही हैं वो गलत है, सरासर गलत है, और जो यहाँ पे बच्ची की अंत्येष्टि हुई वो सही है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे जनरेशन गैप तो है ही। और मुझे ऐसा लगता है कि जो जितना हमने पेरेंट्स को मान सम्मान या इज्जत दी है या जो कुछ हमने देखा है वो आगे की पीढ़ी नहीं करने वाली है, तो बदलना हमको ही है, अल्टीमेटली बदलना हमको ही पड़ेगा। कल के दिन मेरे भी बच्चे शादी करके आ जाएंगे तो मैं उनको डांट चिल्ला नहीं सकती, उनको घर से बाहर नहीं कर सकती। अगर मुझे एक स्वस्थ परिवार का देख रेख करनी है तो मुझे उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, कैसे भी करना पड़ेगा, बट करना पड़ेगा, चाहे हंस के करूँ चाहे रो के करूँ। तो बदलना तो हमको, ये जो हमारी जनरेशन है उसको ही चेंज होना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास तो। और दूसरा, इन सारे मुद्दों को मैं जो अभी सुन रही हूँ बातें, मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा की कमी तो मेन रीजन है ही। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ परिवार का है, जहाँ पे हम इतना समाज को लेकर इतनी गंदगियां पाल के बैठे हैं कि हम उनको अच्छी शिक्षा दे ही नहीं पा रहे हैं। हम अपने ही बच्चों के साथ घुल मिल के बात नहीं कर पाते क्योंकि हमको समाज का डर होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज से परे हमको पहले हमारे परिवार को स्वस्थ रखना है, उनसे इतना घुल मिल के रहना है, उनको इतना कंफर्टेबल करना है कि वो हर एक छोटी बड़ी बात हमको बताएं। जैसे ग्वालियर का केस हुआ, शायद उस लड़की ने कुछ शेयर किया होता अपनी फैमिली से और फैमिली वाले उसको बिठा के बहुत प्यार से समझाते या फिर उसको कोई अच्छा सा तरीका बताते तो शायद वो आज ये जो उसके साथ हुआ वो शायद नहीं होता। सेम केस में उज्जैन वाले केस में भी बोलूंगी, डेफिनेटली लड़की की गलती है, बट शायद लड़की और उसके माता पिता बैठ के उससे उस टॉपिक पे बहुत अच्छे से बात करते या उसको समझाते, शायद वो भागती नहीं। और अगर भाग भी जाती तो जो उसने पुलिस स्टेशन में किया कि जब उसके पेरेंट्स मिलने आए और उसने मना कर दिया कि मैं तो इनको पहचानती भी नहीं हूँ, शायद ये उस लड़की की बहुत बड़ी गलती थी जो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि देर सवेर माँ बाप माफ कर ही देते हैं, जितना मैं जानती हूँ पेरेंट्स को वो माफ कर ही देते हैं। तो अगर वो लड़की उस टाइम पे मना नहीं करती तो शायद इतना सब कुछ उसके पेरेंट्स नहीं करते। लेकिन नेहा जी, बड़ा सवाल तो ये भी है ना कि देखिए यहाँ पे बच्ची ने किया तो उसकी अंत्येष्टि कर दी गई, समाज से बेदखल कर दिया, परिवार से बेदखल कर दिया। बच्ची अपने ससुराल पक्ष में खुश है और ससुराल वालों का स्टेटमेंट भी आ गया है कि देखिए हमारे घर की इज्जत है, हम नहीं चाहते कि मतलब और ज्यादा बातों को तूल दिया जाए, हम अपनी बच्चे के साथ, हम अपनी बहू के साथ खुश हैं। इस तरह का जो कदम है वो बच्ची के माता पिता क्यों नहीं उठा पाते? जब भी इस तरह के घटनाक्रम होते हैं तो हमने हमेशा कमोवेश यही स्थिति देखी है कि लड़कियों का तो बहिष्कार कर दिया जाता है लेकिन लड़कों का कुछ नहीं होता। और दिक्कत तो तब भी होती है जब लड़के को अंतरजातीय विवाह करना रहता है, तो कहीं कहीं वो जो हमने देखा है कि पेरेंट्स भी, लड़के के माता पिता भी उस चीज के लिए तैयार नहीं होते हैं। बिल्कुल, मैं भी बैठ के यही सोच रही थी 2 मिनट पहले तक कि हम 3 पुरुष और 2 महिलाएं बात कर रहे हैं, पर हम बात स्टार्टिंग से लेकर अभी तक सिर्फ महिलाओं के ऊपर ही कर रहे हैं, सिर्फ लड़कियों के ऊपर ही कर रहे हैं। वो जो 2 लड़के थे जो भगा के ले गए या जिन्होंने शादी की, हम उनके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। गायब है, वो पूरी स्टोरी से ही गायब है। बिल्कुल, तो क्यों अर्पित जी जवाब दीजिए इस चीज का कि भाई बहिष्कार तो फिर लड़के का भी होना चाहिए। अर्पित जी जवाब दीजिए, नेहा जी भी इस बात को पूछ रही है कि बहिष्कार तो फिर, अंत्येष्टि तो फिर लड़के की भी होनी चाहिए। इस विषय में देखिए, इस विषय में मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मैं बहुत अच्छी बात बोलना चाहूंगा। इस विषय में जो लड़की का विषय आ रहा है, लड़की का विषय इसलिए आ रहा है क्योंकि लड़की अपने परिवार को छोड़ के दूसरे के साथ गई थी। दूसरे परिवार की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहे हैं, या तो उनके ऊपर जो दबाव है कि अगर हमारा लड़का उसको छोड़ता है, क्योंकि कुछ विषय ऐसे हैं जो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हाईलाइट हो जाते हैं। उस विषय में जो परिवार होता है, लड़का पक्ष होता है, उनको ये लगता है कि नहीं, आज अगर हम उस लड़की को नहीं अपनाते हैं या आज अगर हम उस लड़की को छोड़ देते हैं तो हमारे लड़के के ऊपर कल को कोई ना अनेकों धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध हो जाएगा, हमारा लड़का जेल चला जाएगा, ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, या समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी। तो उनको अब चाहे मजबूरी कह लें उसको, दायरे को नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं रखता।
मैं ये कहता हूँ कि अगर अपराध है, आप एक विषय में आपको बताना चाहूंगा, एक विषय बताना चाहूंगा, मैं जबलपुर का ही विषय है ये, सीधी सी बात है। हम ये अरे साहब, विषयों से नहीं, जो सामाजिक जो परंपरा चल रही है, समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है और जो परिदृश्य है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। उदाहरणों से बात थोड़ी बनेगी साहब। समाज का मूल्यांकन आप कैसे कर सकते हैं, आप ये बताइए। आप एक समाज विशेष को साइड में रख के, आप एक परिवार की भावनाओं को साइड में रख के सिर्फ और सिर्फ समाज का आप कैसे वो सब चीजें कर सकते हैं? तो क्या अर्पित जी, आप क्या चाह रहे हैं कि हमारे भारतीय या जिस परिवार की थाने में बेइज्जती हुई, संविधान पे चलता है, अब क्या खाप पंचायतों पे चलने लगे? आप अर्पित जी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि मतलब पंचायतों पे ना चले, लेकिन माननीय न्यायालय को इतना रखते हुए खाप पंचायतों का फैसला लागू हो जाना चाहिए। कम से कम हमारे पास नहीं, क्या आप यही चाह रहे हैं कि माननीय न्यायालय के फैसले को इतना रखते हुए खाप पंचायतों के फैसले को लागू कर दें? हाँ और ना, क्योंकि खाप पंचायतें ही सबसे ज्यादा समाज का रोना होती ये है कि हमारे परिवारों की थाने में बेइज्जती होती रहे, थाने में 10 लोग जो हैं। एक बात बताइए, कितने परिवार खड़े होते हैं जब लड़का एक लड़की को लेके भागता है? लड़के पक्ष को तो पता भी नहीं होता कि हमारा लड़का कल किसी लड़की को लेके भागने वाला है या लेके भाग चुका है। जिन शादियां माता पिता करवाते हैं, जब बहू को या बेटी को दिक्कत होती है तो तब समाज कितना खड़ा होता है? आप तो इस बात का जवाब दीजिए। और क्या आप चाहते हैं कि माननीय न्यायालय के फैसले को इतर रखते हुए समाज तो हमेशा खड़ा होता है, समाज ही बैठ के बैठक करवा के दोनों पक्षों को बैठा के समन्वय बनाने का पूरा प्रयास करता है। इसमें जब लड़का और लड़की दोनों ही अगर साथ में नहीं रहना चाहते तब ये तलाक का रास्ता आता है, अन्यथा बहुत से ऐसे फैसले होते हैं जो समाज में आपसी उसके ऐसा होता है कि दोनों पक्षों को जब बैठाया जाता है तो सब कुछ सही हो जाता है और दोनों पक्ष मान लेते हैं, या दोनों पक्षों को बैठा के बात करने की कोशिश की जाती है? धीरेन्द्र जी जवाब दीजिए आप। हाँ, दोनों पक्ष जब बैठते हैं तो समाधान तो निकलता है, संवाद से समाधान निकलता आया है और आगे भी निकलेगा, मेरा ऐसा मानना है। रही बात ये जो समाज की बात हो रही है, देखिए हमारे ऋषि मुनियों की जो हमारे पूर्वजों की परंपरा रही है कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य को समाज के नियमों का पालन करने में भी परतंत्र रहना चाहिए। मतलब वो ऐसा नहीं है कि हम नियम तोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे तो उसकी स्वतंत्रता हमारा समाज या हमारा कानून सब जगह नहीं देता है। तो हमें संविधान के अनुसार, सामाजिक जो ताना बाना है हमारा, उसके अनुसार हमें आगे के निर्णय लेने चाहिए। और देखिए, मैं अंतरजातीय विवाह का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ और ऋषियों की परंपरा के अनुसार कह रहा हूँ कि माता पिता के अधीन ही विवाह होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप उससे इतर जाएंगे तो फिर ये स्थितियां पैदा होंगी और इन स्थितियों से बचने के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ, बच्चों को सामाजिक ताने बाने से जो माता पिता दूर रखते हैं उनके साथ जोड़ना चाहिए। वो केवल पढ़ाई और उनके कैरियर पर ध्यान रखते हैं और समाज और परिवार से वो बिल्कुल अलग रखते हैं, ये उनके लिए आगे जाकर के घातक होता है। सामाजिकरण में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि सामाजिकरण हमारा पहले से लेके अब तक बदल गया है और हमने देखा है कि एक संवाद की कमी भी है परिवारों में, भाई बहनों में, माता पिता के साथ बच्चों के बीच में संवाद की कमी है, जिसकी वजह से इस तरह के हम तमाम फैसले देख रहे हैं। तनुज जी, दो परिवारों के जरिए दोनों अलग अलग घटनाओं में जिस तरह से जो फैसला लिया गया है, ये फैसला कितना जायज है? और जिस तरह के ट्रेंड को सेट करने की, क्योंकि मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, जिस तरह के ट्रेंड को सेट करने की कोशिश की जा रही है, ये ट्रेंड हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि खाप पंचायतों को बढ़ावा देगा? क्योंकि ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बच्चे की हत्या नहीं की गई है, उसको सिर्फ समाज से बेदखल कर दिया, लेकिन खाप पंचायतों का भी कमोवेश फैसला कुछ इसी तरह से रहता है कि बहिष्कृत कर देना,
तो क्या हम खाप पंचायतों को बढ़ावा दे रहे हैं इस तरह के फैसले लेके, या एक नया ट्रेंड सेट करें? दूसरी बात कि जहां पे ग्वालियर की एक बच्ची अपने माता पिता को बिना बताए कहीं और रहने लगती है और फिर उसकी मौत पर खुलासा होता है कि क्या पूरा घटनाक्रम था और वहां पे उसकी लाश लेने से इनकार कर दिया जाता है, तो कैसे मतलब चीजें डिटोरिएट हो रही हैं, समाज डिटोरिएट हो रहा है? देखिए, चाहे ये जो चीज़ें हैं इनको तो मैं पूर्ण रूप से अगर कानून के दृष्टिकोण से भी देखें तो मैं इनका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। साथ ही इस देश के अंदर अगर इंटरकास्ट मैरिज के लिए एक प्रावधान है, कानून है, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए इस देश में संविधान से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर संविधान में भी इस तरीके की चीज़ें, फ्रीडम टू लिव है, अगर फ्रीडम टू लाइफ है, अगर सेक्शन आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 21 के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये हमें बता रहा है कि इस देश का आर्टिकल साथ साथ इस देश का कानून जो अलग अलग तरीके के हमारे पास में मौजूद हैं, वो कानून हमें स्वतंत्रता देते हैं, इस तरीके की हमें कोई भी आज़ादी देते हैं हमारा जीवन जीने के लिए, स्वतंत्रता से जीवन साथी चुनने के लिए। तो इसके बाद मैं ये नहीं मानता कि ये जो सामाजिक कुरीतियां, इसे मैं कहूँगा, जो ये सोच है, ये धारणाएं अवधारणाएं हैं, इनको बदलने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि इस देश में कानून और संविधान से बढ़ के कुछ नहीं। इसी के साथ 10 सेकंड में कंक्लूडिंग रिमार्क, तनुज जी, कंक्लूडिंग रिमार्क। निश्चित रूप से देखिए, इस तरह की घटनाएं आए दिन हम देख रहे हैं, यहाँ तक कि हम कई सारे मामलों में ऑनर किलिंग जैसी भी घटनाएं हम देखते हैं। तो ऐसे में समाज को एक अच्छी काउंसलिंग की आवश्यकताएं हैं, जो बीच में अवरोध हैं उनको दूर करने की जरूरत है। बिल्कुल जी। नेहा जी, कंक्लूडिंग रिमार्क। मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ। हमको काउंसलिंग करना चाहिए फैमिली में रह के, पेरेंट्स को भी उतना ही सपोर्ट करना चाहिए उनके बच्चों को, और बच्चों को भी इतना घुल मिल के रहना चाहिए कि वो अपनी छोटी बड़ी हर तरीके की बात कर सके। क्योंकि मोबाइल आ गया है तो सब अपने अपने कमरों में जाके बैठ जाते हैं और शायद कोई किसी से बात नहीं करता। ये बहुत बड़ा रीजन है आजकल। तो ये सब। पंडित धीरेन्द्र जी, आपकी प्रतिक्रिया संक्षेप में। देखिए, माता पिता जो है संतान की जो पालन पोषण करते हैं वो बड़ी अपेक्षाओं के साथ करते हैं, और संतानों को भी माता पिता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। अर्पित जी। टिट फॉर टैट की कहानी है, आप सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। एक बहुत सिंपल सा फैक्ट है। आज बच्चे अगर सम्मान करेंगे अपने माँ बाप का, तो बच्चे भी अभिलाषाएं रखें कि माँ बाप भी उनके फैसलों में उनका सहयोग करेंगे, उनके साथ करेंगे। आप नजरअंदाज करेंगे तो आपकी क्रिया की प्रतिक्रिया देखने मिलेगी। ठीक, राम प्रकाश जी। हाँ, पुरानी पीढ़ी को अपना पुनराविष्कार करना चाहिए। नई पीढ़ी और नई आवश्यकताओं के अनुसार, नए समाज के अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए। केवल अपना आधिपत्य बच्चों के ऊपर जमाने की भावना से अलग रहना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया आप सभी गेस्ट का हमारे साथ इस बेहद ही खास डिस्कशन में आप लोग शामिल हुए। तो चर्चा में हमने पाया कि ये दोनों ही मामले बेटी के उठाए कदम से उपजी हुई नाराजगी की ये जो एक्सट्रीम पोजीशन थी उसके चलते हुए हैं। अब जिम्मेदारी हम सब की बढ़ जाती है, क्योंकि ये दोनों मामले समाज की जटिल मनोवैज्ञानिक संरचना और पारिवारिक मान सम्मान की सर्वोच्चता पर बहस भी हुई है। हमें समझना होगा 2 कदम यहाँ पे माता पिता को भी आगे बढ़ना होगा, 2 कदम हमें भी आगे, बच्चों को भी आगे बढ़ के इस अंतर्द्वंद को खत्म करना होगा। चर्चा में मेरे साथ इतना ही। मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।